अब तक हमने मैकेनिक्स के सारे एमसीक्यू बात करी। ऑलमोस्ट हमने 108 सीरीज के नाम से स्टार्ट किया था ना। आज हम वेक्टर के क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। वेक्टर, ठीक, इसकी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2-3 हिस्टोरिकल क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। TIFR is located at, ऑप्शन दे रखे थे मुंबई, बी कश्मीर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी अमेरिका। सीधी सी बात पहले ये समझो, TIFR की फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है ना। TIFR एक ऐसी संस्था है जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम कर रही है, ठीक है ना। अच्छे, देखो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई। तो इसका आंसर तो पहला मिलेगा। और भी चीज़ों के बारे में बात कर ले, कैसे कैसे क्या क्या दे रखा है। अमेरिका में आपका किसका है? नासा। नासा की फुल फॉर्म एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एस फॉर स्पेस, एस फॉर स्पेस, और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका। यहाँ तक तो कुछ डाउट होना चाहिए। एक ऑप्शन मुंबई दे रखा है, एक ऑप्शन आपको अमेरिका दे रखा है, ठीक है। अब देखो मुंबई में आपकी दो संस्थाएं हैं, एक तो TIFR हो गई, तो दूसरी कौन सी है? बार्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बार्क? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सुना होगा, होमी जहांगीर बाबा के नाम पर बना था एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बात समझ करो, मुंबई में आपका TIFR है और बार्क है, अमेरिका में आपका नासा है। बेंगलोर में ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो बेंगलोर में आपका क्या होता है? इसरो। बेंगलोर किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च इन, ऑप्शन दे रखे थे 1972, ऑप्शन दे रखे 1972, 1980, 1978, 1975। तो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन तो पहले दे दी है, क्या? पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दो सिस्टम और दिए थे, एक तो जीरो का माना जाता है, जीरो का ओरिजिन किसने किया था, है ना। और ये कौन सा दशमलव प्रणाली है, दशमलव को किसने खोया था? आर्यभट्ट ने खोया था। एक तो दो चीजें हुई। दूसरी बात,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1975, 1975 में सबसे पहले आपकी ऑर्बिटर सैटेलाइट लॉन्च की गई। ठीक, वो भी कहाँ से की गई थी? इंडिया से नहीं की गई थी, वो कहाँ से की गई थी? वाशिंगटन डीसी या अमेरिका। ठीक है ना, आपकी सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च की गई थी? वाशिंगटन डीसी या फिर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की क्या कैपिटल है। अच्छा चलो, इसी के अंदर एक और बात थी कि कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम था रोहिणी। बात समझो, उसका नाम क्या था? रोहिणी। ठीक है, इसी में एक और बात देखेंगे। तो कौन सा व्हीकल था, उसका नाम क्या था? रोहिणी। इसको कहा जाता है SLV और 3। इसका नाम क्या था फिजिक्स की लैंग्वेज में? SLV3। S फॉर स्पेस, L फॉर लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल। ठीक है ना, तो ऐसा व्हीकल जिसको कि क्या करता है, स्पेस में लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है, वो क्या करता है? SLV। उसका नाम क्या दिया गया? रोहिणी। कहाँ से लॉन्च किया गया? सबसे पहले अमेरिका से। नाम क्या था उसका? आर्बिट। कौन सी साल में किया गया था? 1975 या 1975। आगे बात करें, चलो। तो सबसे पहले की बात बताता हूँ, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम को कहा जाता है विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ऑप्शन करेक्ट है बी। दूसरी बात सुनाओगे, फादर ऑफ फिजिक्स कैसे कहा जाता है? न्यूटन। ठीक है, और विक्रम साराभाई क्या थे? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सीवी रमन दिया, मोस्ट फेमस नाम है, इनको क्या दिया गया? सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर फिजिक्स। कौन सी खोज की थी इन्होंने? कोई इन्वेंशन किया होगा, उसी के लिए दिया गया होगा। इन्होंने किया था लाइट स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये बात 1930 की है। 1930 में इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये तो नाम है भाई, इन्हीं के नाम पर एक स्पेस सेंटर भी बना रखा है। कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है भाई? श्रीहरिकोटा। नाम सुना है? अरे आजकल मिसाइल मोस्टली जो आपकी लॉन्च की जाती है वो कहाँ से की जाती है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। है ना। दूसरा, ये कहाँ पर है श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में। ये हो गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल। हाँ जी, सुना होगा ना, केरल में तिरुवनंतपुरम। ठीक है, लिख लो छात्र, तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? बी एरिया, सी करंट, डी एंगुलर
मोमेंटम। भाई देखो क्वांटिटी, फिजिक्स क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, सदिश और अदिश। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो क्या रखती है, दिशा और परिमाण दोनों रखती है, मीन्स डायरेक्शन भी रखती है और मैग्नीट्यूड भी रखती है। ये डायरेक्शन नहीं रखती, मैग्नीट्यूड तो रखेगी, क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो जो करंट होती है वो आपके आई स्केलर की टर्म में ली जाती है। करंट कौन सी होती है, आई स्केलर होती है, बिकॉज वैसे तो देखने में लगता है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखें कि एरिया एंड प्रेशर बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ तीनों और बाद बाकी रखी है, ये कौन सी, ये वेक्टर होगी, ये ओनली करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ए मैन walks 8 meter towards east and 6 meter towards north. The magnitude of डिस्प्लेसमेंट इज, याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। क्या कह रहा है आपका कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहाँ जा रहा है, 8 मीटर चलता है ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा में, ठीक है, एंड 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, पश्चिम दिशा में, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, अब देखो बना लो, ऐसे हमेशा बनाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ होती है उत्तर, तो हमने गलत बना लिया ना, नॉर्थ उत्तर होती है, ईस्ट होती है पूर्व, ठीक है, और नॉर्थ होती है उत्तर, सॉरी उत्तर से उत्तर का आएगा, ठीक है, उत्तर दिशा में। अब तो सबसे पहले आपका व्यक्ति मान लिया यहाँ खड़ा हुआ है, सबसे पहले 8 मीटर कहाँ चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, मान लिया 8 मीटर आ गए, तो यहाँ पर आ गया 8 मीटर, फिर उसके बाद कहाँ चल रहा है, एंड 6 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, 6 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, यहां तक आ गया। अब आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, ये फाइनल पॉइंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, तो आपका इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये 8 है, ये 6 है, तो आप क्या निकाल सकते हो, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 36, आप निकालोगे तो 10 आएगा आंसर, 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देयर इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is given by, ऑप्शन दे रखे थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बी राइट हैंड स्क्रू रूल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट आप जानते हो, आपके पास एक ये है
एक ये मान लिया 2 वेक्टर ए एंड बी है, आपको इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट बताना है। तो हम पहले से बताते चले आए, मान लिया ये आई जे एंड के। इसके लिए ट्रिक बताई थी, इस तरह से चलता है ये आई जे के। तो आई जब इधर से इधर चलता है आई क्रॉस जे, ये बराबर होता है के। इसी तरह जे क्रॉस के करोगे आप, आई के क्रॉस आई करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो ये बराबर होता है जे। तो किस हैंड की बात हो गई है? राइट हैंड स्क्रू रूल की, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज क्वेश्चन नंबर 7, कहना फाइंड द एंगल बिटवीन दो वेक्टर दे रखे हैं 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज 90। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, आपको इनके बीच का एंगल बताना है। एक रिलेशन होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। चलो भाई, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी होगा आपका 3i 4j 5k, 3i 4j माइनस 5k। आप चेक करोगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 0। जब आपके पास ए डॉट बी 0 आ गया तो इसे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब आता है? cos π/2 कब होता है? तो थीटा की वैल्यू π/2 या फिर कह सकते हैं 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टू वेक्टर्स are said to be collinear if ऑप्शन दे रखे हैं थीटा इज इक्वल टू पाई और पाई बी थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई, सी थीटा इज इक्वल टू π/2 और π/4, ऑप्शन डी थीटा इज इक्वल टू π/3 और π/6। आपको बताना है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है? आपको पता होना चाहिए कोलिनियर के लिए क्या होता है? सेम लाइन ऑफ एक्शन। बट देयर इज नॉट नेसेसरी ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है दैट दे हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन रखें या ना रखें, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। जैसे कि आपके पास ये दो वेक्टर है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो आपको क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। आपका ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो क्या कहलाएंगे? आपके कोलिनियर। अगर आप इनके बीच की बात करो थीटा इज इक्वल टू 0, इनकी बात की और थीटा इज इक्वल टू, इनके बीच की बात करो थीटा इज इक्वल टू 0 है, इनके बीच की बात थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो कोलिनियर की कंडीशन आ गई थीटा इज इक्वल टू 0 एंड पाई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर
and they have same magnitude. The angle between the vectors (0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, none of these two vectors are their resultant vector. मान लिया आपके पास और having same magnitude, मान लिया एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है आपका एक, सॉरी क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। मान लिया आपके पास ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, लेकिन सबके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या कह रहा था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मस्ट बी। अच्छा, इसका एक निकालने का तरीका ये है, आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके लिए सी वेक्टर की बात कर रहे हो आप, तो सी वेक्टर का मॉड बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉड बी कॉस थीटा। चलो ठीक, मॉड सी का वैल्यू है आपके पास ए, और मॉड ए का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब ऐसी कॉस की कोई ऐसी वैल्यू रखो, कॉस की कोई ऐसी वैल्यू रखो जो कि यहाँ पर क्या इम्पैक्ट डाल दे, क्या इम्पैक्ट डाल दे, देखो कॉस की कोई एक ऐसी वैल्यू रखो जो कि यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आ जाए और आपका ए बच जाए। तो आप क्या करो, यहाँ पर -1/2 बन जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा। तो मान लेना सजूम थीटा इक्वल टू क्या रख दिया आपने, कॉस, मान ली 120 रख के देख लेना। आप 0 रख के देखोगे तो कॉस 1 हो जाएगी, तो 4 स्क्वायर तो वैसे नहीं हो रहा। 60 रख के देखोगे आप तो ये 1/2 हो जाएगा, या फिर 2 ए बचेगा। लेकिन हम लोग कॉस 120 देखेंगे तो यहाँ से बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √a स्क्वायर इक्वल टू a। तो आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था, टू वेक्टर्स आर एंटी कम्यूट फॉर, ऑप्शन दे रखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ऑप्शन बी दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट, ऑप्शन सी दे रखा है वेक्टर प्रोडक्ट, और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। एक चीज तो आप याद रखो, प्रोडक्ट जो है 2 तरह के हैं, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और वेक्टर प्रोडक्ट को आपका वेक्टर प्रोडक्ट ही कहा जाता है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इन दोनों का मतलब है, अगर आपके पास 2 वेक्टर है, डॉट लगा के बात कर ले तो ये स्केलर वेक्टर होगा। अगर इन दोनों का मतलब है, अगर हम 2 वेक्टर को क्रॉस लगा के बात कर लें तो ये आपका क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। चलो, हमने जब क्लास में प्रॉपर क्लास ले रहे थे तो उस टाइम पर कुछ प्रॉपर्टीज लगाई थी एडिशन ऑफ वेक्टर की। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ कम्यूटेशन को फॉलो करता है, मीन्स a डॉट बी बराबर b डॉट ए होता है। दिस इज 100% करेक्ट। चलो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, एंटी कम्यूट ढूंढना है। इसी तरह से अगर आप इनका क्या करो, स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे तो जो भी b डॉट ए बराबर ही निकलेगा। लेकिन आप जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करोगे तो a क्रॉस b बराबर आता है -a b क्रॉस a के, मीन्स मैं इसका मतलब कर रहा है एंटी कम्यूट हो गए। तो वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या होता है, एंटी कम्यूट होता है। एंटी कम्यूट का मतलब कम्यूट ना हो, ठीक।